नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। रमजान का महीना शुरू हो चुका है और गजा से खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। रमजान के महीने को सेलिब्रेट करते हुए, सुहूर बोलते हैं जिसको वहां पर, हमारे यहां सहरी कहते हैं, उसकी तस्वीरें आई हैं। और ये रमजान शुरू तो हो गया है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, शर्जिल इमाम या फिर उमर खालिद या फिर खालिद सैफी, इस तरह के लोगों की रिहाई की खबर लेके आए और फलस्तीन के लिए खुशखबरियां लेके आए, वहां के लिए अमन व अमान लेके आए। मैं तो यही चाहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो इशारा दूसरी तरफ कर रही हैं। ऐसा लगता है कि सीज फायर गड़बड़ हो गया है। अगला राउंड सीज फायर का होना नहीं है। मैं इस पर बहुत डिटेल से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक वीडियो। आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया था कि ट्रंप का गजा कैसा होगा। नाश्ता गाता हुआ ट्रंप, नाश्ता गाता हुआ मस्क, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समंदर के किनारे नंगे पड़ा हुआ ट्रंप, औरतों के साथ, नंगी औरतों के साथ नाचता हुआ ट्रंप, यह सारा कुछ उस वीडियो में था। कल गजा के लोगों ने, गजा के लड़कों ने ऐसे ही एआई से जनरेट करके गजा की एक और वीडियो जारी की है। और इस वीडियो के साथ जो म्यूजिक है वो साफ साफ कहता है, जो वर्ड्स हैं वो साफ साफ कहते हैं कि गजा किसी हालत में खाली नहीं होगा। गजा दोबारा बनेगा, खूबसूरत होगा। यहां पे गजा के लोग दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, सड़कें दिख रही हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, मसाजिद दिख रही हैं। तो ये गजा का वो सपना है जो गजा के लोग देखते हैं। और इसके मुकाबिल एक सपना है ट्रंप का, गजा को तबाह कर देने का, गजा के कल्चर को, गजा के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देने का। देखना यह है किसका ख्वाब पूरा होता है। अक्सर दुनिया में ख्वाब उनका ही पूरा हुआ है जो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जुनून की हद तक चले जाते हैं। और गजा वालों ने पिछले 14-15 महीनों में जितनी तबाहियां झेली हैं, और उसके बाद भी जिस तरह से जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रमजान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्कूल वहां पे चलने शुरू हो गए हैं, बाकी सारी चीजें बननी शुरू हो गई हैं, वो सब जुनून की हद तक जाने वाली ही बात है। लौटते हैं सीज फायर को लेके। इजराइल ने एक डिमांड की कि इसी सीज फायर को, जो फर्स्ट फेज है, उसको 6 हफ्तों तक बढ़ा दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या है, समझना बहुत जरूरी है। इजराइल चाहता यह है कि किसी भी तरह से जितने अगवा किए हुए लोग हैं वो सारे के सारे लोग वापस आ जाएं। उसके पास बस एक ही समस्या है कि उसके होस्टेज हैं हमास के पास, और वो जानता है कि होस्टेज जब तक हैं तब तक उसको हमास की थोड़ी बहुत बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अंदर भी प्रेशर है, बाहर भी प्रेशर है। जो होस्टेजेस की फैमिलीज हैं वो लगातार सड़कों पर आ रही हैं, लगातार डिमांड कर रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि तुम्हें होस्टेजेस की फिक्र नहीं है। तो उसकी बस एक ही चिंता है कि किसी तरह से होस्टेज फ्री हो जाए। अब ये जो डील है सीज फायर की, उसमें होस्टेज फ्री होने की बात तो है, लेकिन सेकेंड फेज में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और बाकी सारी जगहों पे इजरायली आर्मी को हटना भी है। सेकेंड फेज में रिकंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होना है। सेकेंड फेज में चीजें आगे की तरफ बढ़नी है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि चीजें आगे की तरफ बढ़ें। उसका सारा जोर बस इस बात पे है कि किसी तरह से होस्टेज लौट आए। तो वो चाहता है कि 6 हफ्तों के लिए फर्स्ट फेज को ही बढ़ा दिया जाए, यानी 6 हफ्तों में जितने और होस्टेज लौट सकते हैं, रोज 3-4, हर शनिवार को, हर सैटरडे को 3-4 लौटते रहेंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा कि ज्यादातर होस्टेजेज जो हैं उसके पास वापस आ जाएंगे। और जब ज्यादातर होस्टेजेज वापस आ जाएंगे तो वो फिर से सेकेंड जो फेज है उसको तोड़ सकता है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपनी आर्मी हटाने से मना कर सकता है और गजा के ऊपर दोबारा से हमला कर सकता है। ट्रंप प्लान को लागू करने के लिए फिर से खून खराबा कर सकता है। इसलिए वो पहले फेज को तो 6 हफ्ते तक बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरे फेज की बातचीत शुरू करने को तैयार ही नहीं है। हमास इस बात को समझता है और इसी वजह से हमास ने 6 हफ्ते और ये ट्रूस बढ़ाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फेज में जो हमने वादा किया था वो वादा हमने पूरा कर दिया। हमने आपके खिलाफ कोई हमला नहीं किया और हमने उन लोगों को और उनकी लाशों को रिहा कर दिया जिनका वादा, जितने नंबर्स का वादा हमने किया था। अब जरूरत है सेकेंड फेज की, जहां पर चीजें आगे बढ़ें, जहां पर आप अपनी आर्मी को पूरी तरह से हटाएं, जहां पर गजा को रीबिल्ड करने की बात हो, जहां पर गजा में इमदाद बढ़ाने की बात हो, जहां गजा में नए जो मकान बनने की बात है, बने बनाए मकान लाने की बात है, रबल्स हटाने की बात है, इन सब में तेजी आ पाए।
तभी सीज फायर का कोई मतलब है, वरना जैसा कहा जाता है कि सीज फायर जब होता है तो दूसरा पक्ष जो होता है वो सीज कर जाता है, वो रुक जाता है, लेकिन इजराइल फायर करता रहा है। आपने ये चीज लेबनान में देखी है और अब आप यही चीज गजा में भी देख पा रहे हैं। गजा में जो कुछ हुआ है उसके बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात की जा सकती है और मैं पिछले 1.5 साल से लगातार बात कर ही रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो आई है लूट। चाहे वो लेबनान हो चाहे गजा हो, इजराइल की सेना ने वहां लूट की है, जबरदस्त लूट की है, लाखों रुपए चुराए हैं। चलो रुपए और सोना चुराना तो समझ में आता है, लोगों के कपड़े और लोगों के जूते चुराए हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इजराइल का एक सैनिक निकल रहा है और वो जूते और कपड़े दिखा रहा है जो उसने चुराए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने लो लेवल के, कितने गिरे हुए लोग हैं दुनिया में। किसी भी जंग में, आधुनिक जंग में, पहले जंग होती थी जब सामने वाले के शहर लूट लिए जाते थे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह की हरकतें शायद इजराइल के अलावा और कोई नहीं करता है। कल जेलेंस्की और ट्रंप का जो तमाशा हुआ वो आपने देखा होगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को लगभग हड़का दिया। हालांकि 50 मिनट 45 मिनट की बातचीत थी, उस पूरी बातचीत को देखिए तो जेलेंस्की भी कोई बहुत सही नजर नहीं आते हैं। अमेरिका के भरोसे खड़े थे वो, और अब जब अमेरिका ने हाथ खींच लिया है तो उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज अभी भी बोल रही हैं, लेकिन पोलैंड के अलावा किसी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जर्मनी का हो सकता है, क्योंकि पोलैंड जानता है कि रशिया पोलैंड पे कब्जा करना चाहता है। तो अगर यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने में रशिया सफल होता है, यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा कब्जा करने में सफल होता है, तो कल को वो फिर से पोलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसलिए पोलैंड तो कह रहा है हम साथ में खड़े हैं, कहने को बाकी सब भी कह रहे हैं, लेकिन बिना अमेरिकी मदद के कोई लड़ने नहीं जाएंगे। और कोई अगर लड़ने नहीं जाएगा तो समझिए कि यूक्रेन का वैसे ही बड़ा हिस्सा रशिया कब्जा कर चुका है, और जो बचा खुचा है उसका भी बड़ा हिस्सा रशिया कब्जा कर लेगा, और जेलेंस्की को आज नहीं तो कल यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ेगा। तो अमेरिका के भरोसे जो रहा उसका हमेशा यही अंजाम हुआ। आप जेलेंस्की के केस में यह मामला साफ साफ देख सकते हैं। अभी इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के भरोसे है। आप सोच के देखिए कि इधर यह बात आई कि सेकेंड फेज जो है वो डेंजर में है, पता नहीं सेकेंड फेज होगा या फिर से जंग शुरू हो जाएगी, और अमेरिका ने तुरंत इमरजेंसी फंड से $3 बिलियन का आर्म डील ओके कर दिया। इसमें हथियार हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और साथ में आर्मर्ड बुलडोजर हैं, यानी ऐसे बुलडोजर जिन पर हथियार लगा होगा। अब अमेरिका को भी दुनिया को बताना चाहिए कि अगर वो घर तोड़ने के लिए बुलडोजर नहीं दे रहा है तो और किसके लिए दे रहा है। इजराइल तो बहुत साफ है, एक फार राइट के एमपी हैं, नेसेट के मेंबर हैं, उनका भाषण कल कोट किया था इजराइल के अखबारों में, जिसमें वो कह रहे हैं ऑक्युपाई, एक्सपेल एंड सेटल, यानी कब्जा करो, जो पहले से रह रहे हैं उनको निकाल दो और फिर उसमें खुद बस जाओ। किसी भी इंसानी समाज में यह घटिया जो हरकत है, किसी को उसके मकान से निकाल देना और वहां पर खुद बस जाना, वो नहीं देखी जाती है इजराइल के अलावा। और अमेरिका इसमें सपोर्ट करने के लिए तुरंत क्या भेज रहा है, बुलडोजर भी भेज रहा है, हथियार भी भेज रहा है। तो पूरी तरह से इजराइल अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, कल अगर पलटेगा तो इजराइल की हालत भी जेलेंस्की और यूक्रेन जैसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ना हो सके, यह भी हो सकता है। एक प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी के, उनका नाम है टिम सिंडर्स। उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया है जेरूसलम पोस्ट को, और उस इंटरव्यू में यह शंका जताई है कि जिस तरह से इजराइल अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता चला जा रहा है, कल को ऐसा ना हो कि इजराइल के अपने वजूद के लिए खतरा बन जाए। ट्रंप और मस्क मिलकर अमेरिका को तो तबाह कर ही रहे हैं, जिस तरह की नीतियां बना रहे हैं वो अमेरिका को बर्बाद करने के लिए काफी हैं, और इसके साथ ही साथ इजराइल भी बर्बाद हो जाएगा अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टिम सेंडर्स का इंटरव्यू कह रहा है, जो एक जायनिस्ट अखबार जेरूसलम पोस्ट में छपा हुआ है। असल में गजा की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अरब कंट्रीज पहले से भी कोशिश करती रही है, और हमास सबके गले में कांटे की तरह अड़ता रहा है। 2014 की बात है, सऊदी अरबिया ने एक प्रपोजल दिया था कि हमास को वहां से बाहर किया जाए, गजा को स्वायत्तता दी जाए, गजा में जो इजरायली लगातार हस्तक्षेप होता है उसको खत्म किया जाए, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गजा और वेस्ट बैंक दोनों को संभाले। लेकिन तब नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नहीं थे। नेतन्याहू की शायद प्लानिंग थी कि आज नहीं कल गजा से ऐसा कुछ होगा कि हम बड़ी लड़ाई करेंगे और गजा को नेस्तनाबूद कर देंगे। और गजा से ऐसा कुछ तो सिर्फ और सिर्फ हमास कर सकता था, क्योंकि आर्मी और ताकत सिर्फ उसी के पास थी।
इसीलिए हम सब जानते हैं कि गजा में जब पीसफुल मूवमेंट की बात हो रही थी, जब फतेह की बात हो रही थी, तो हमास को इजराइल और अमेरिका ने अपने तरीके से मदद की है। उस समय उनको लगता था कि यह हमारा गुलाम बन के रहेगा, जैसे जुलानी सीरिया में उनका गुलाम बन के है। लेकिन हमास जो मूवमेंट उभरा था वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से उभरा था, वो फलस्तीन की आज़ादी का ख्वाब लेकर उभरा था, और इसीलिए वो अमेरिका और इजराइल के हाथ में नहीं आया। उसकी जो आर्मी है वो फलस्तीन से लड़ने के लिए है, वो ईरान से लड़ने के लिए नहीं है। उसका इस्तेमाल जुलानी के आर्मी की तरह वो नहीं कर पाए, और यही वजह है कि आज तमाम कोशिशों के बावजूद हमास को वो उतना कमजोर नहीं कर पाए हैं जितना कमजोर करने की कल्पना कर रहे थे। जो ही सीज फायर हुआ, उनके समझ में आया कि अब भी गजा को हमास ही कंट्रोल करता है। हमास के आर्मी की संख्या थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन उससे ज्यादा लोग भर गए, नए नए लीडर्स आ गए, और आज भी हमास कंट्रोल कर रहा है गजा को, और यह बात उनके लिए दिक्कत तलब है। 7 अक्टूबर का भी किस्सा एक एक करके सामने आता जा रहा है। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को लेकर जो पूरी रिपोर्ट दी है, उससे यह बात क्लियर हो गई है कि हैनिबल डायरेक्टिव का यूज किया गया, यानी इजराइल ने अपने ही लोगों को मारा। ये सारी चीजें क्लियर हैं दुनिया के सामने, लेकिन सब कुछ क्लियर करके आपके सामने रख दिया जाए तो भी क्या फायदा अगर आपने अपनी आंख बंद करके रखी है। अमेरिका यूरोप की यही हालत है कि इजराइल की तरफ से उन्होंने अपनी आंख पूरी तरह से बंद करके रखी है, और इसीलिए उनको यह सारा कुछ दिखाई नहीं देता। उनको दिखाई नहीं देता कि इजराइल की जेलों में किस तरह का टार्चर किया जाता है। मेल जो कैदी हैं उनके साथ भी रेप जैसी चीज की जाती है। कई लोग मर गए, कई लोग घायल हुए। यहां तक खबरें आई कि जो कैदी हैं उनके पैरों पर अम्ल फेंका जाता है, एसिड फेंका जाता है। आप समझिए, इस तरह की हरकत तो दुनिया में शायद ही कोई शरीफ मुल्क करता हो, लेकिन इजराइल करता है, और इन सब हरकतों के बावजूद उसको शरीफ होने का खिताब दिया जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों का फायदा है। अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें लगातार ट्रंप सबको एक के बाद एक अपमानित किए जा रहा है। उसने जॉर्डन के शाह को अपमानित किया, उसने स्ट्रेमर जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं उनको अपमानित किया, मैक्रन को अपमानित करने की कोशिश की। मोदी जी का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मोदी जी तो मुस्कुराते रहे, उनका अपमान हुआ लेकिन नहीं हुआ। और कल जो कुछ उसने जेलेंस्की के साथ किया है, बहुत साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। जिस तरह से यूरोप के साथ वो लगातार खड़ा रहा है, अब नहीं लगता कि वो खड़ा रहेगा। और ऐसा जब होगा तो क्या यूरोप इजराइल के साथ उसी तरह से खड़ा रहेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रशिया और चाइना के अगर वो करीब जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या रशिया और चाइना उसको फलस्तीन में वही सब करने की इजाजत देंगे? इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। सारा का सारा सिस्टम बदला हुआ, बिगड़ा हुआ लग रहा है। जो अमेरिका के बहुत करीबी मुल्क हैं, वो भी शायद इस बात को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि अमेरिका किसी का नहीं है, खासतौर पे ट्रंप का अमेरिका किसी का नहीं है। कल को ट्रंप उनके साथ वही कर सकता है जो जेलेंस्की के साथ कर सकता है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का सपोर्ट बेस भी घटेगा, और इजराइल का सपोर्ट बेस भी उसके साथ ही साथ घटेगा। और इस बदली हुई दुनिया में क्या होगा, यह देखना बेहद मजेदार होगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक खबर बताऊं जो टर्की से आई है, और इंपॉर्टेंट खबर है। पिछले काफी लंबे अरसे से, कई दशकों से कुर्दों की सेना जो पीकेके थी और टर्की के बीच में लड़ाई चल रही थी, लगातार लड़ाई चल रही थी। कुर्दों के जो हेड हैं वो जेल में हैं, उनका नाम है अब्दुल्लाह ओसेलान। अब्दुल्लाह ओसेलान ने जेल से अपील की थी कि पीकेके को डिसबैंड कर दो और सीज फायर कर दो, और मजेदार बात यह है कि पीकेके ने सीज फायर कर लिया है। शायद जिस तरह से सीरिया में टर्की की जीत हुई, उसके बाद कुर्दों को यह लड़ाई अब किसी काम की ज्यादा लग नहीं रही है। अमेरिका कुर्दों को सपोर्ट करता रहा है अभी तक। एक वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका ने कुर्दों को सपोर्ट करने से अब मना कर दिया हो। अब तो अमेरिकन यह कह रहे हैं कि सीरिया में रशिया का रहना बहुत जरूरी है। कल तक जिस रशिया के होने की मुखालिफत कर रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि सीरिया में रशिया का होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि एक जंग जो चल रही थी लगातार कुर्दों और टर्की के बीच में, वो जंग अचानक बंद हो गई, सीज फायर हो गया। अभी बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी कहानियां सामने आएंगी। मिडिल ईस्ट बहुत पेचीदा मसला है, और मिडिल ईस्ट में एक एक छोटी छोटी खबर कई बार बहुत बड़ी खबरों के बराबर होती है। एक खबर जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया वो ये कि ट्रंप ने जो अमेरिकन आर्मी पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि दूसरे मुल्कों में जाकर आप बमबारी नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो उसके बावजूद बमबारियां करते रहे हैं, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस ही बहुत कम कर दिए हैं।
तो अब उनका क्या इरादा है, किसी नए तरीके से जंग शुरू करने का इरादा है या क्या है, यह सारा कुछ आने वाले वक्त में सामने आएगा और एक एक चीज फलस्तीन और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है उसको प्रभावित करेगी। अगर वाकई सेकेंड फेज की डील टूट जाती है तो आप ये समझ के रखिए कि फिर से जंग शुरू होगी। कम से कम रमजान के महीने में यह जंग ना शुरू हो, कम से कम रमजान फलस्तीनी गजा वाले शांति से मना सकें, यह दुआ तो मैं करूंगा ही। आप भी ये दुआ करिए। आप सबको भी रमजान की बहुत बहुत मुबारक। अपना ईमान बुलंद रखिए, किसी से भी उसके जाति, उसके धर्म, उसके मजहब, उसके नेशनैलिटी के चलते नफरत ना कीजिए। सच के साथ खड़े रहिए, ईमान के साथ खड़े रहिए, गरीब की मदद कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि जिसके पास ताकत है उसके सामने तो झुक जाइए, लेकिन जो कमजोर है उसको दबाने पे लग जाइए। यही वो चीजें हैं जो दुनिया का हर धर्म सिखाता है, यही वो चीजें हैं जो इंसानियत सिखाती है। इन पर अगर दुनिया चलती तो दुनिया बेहद खूबसूरत हो जाती। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।